नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी कौवे और कोलकाता। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कौवे और कोलकाता। बाएं वक्ष पर बंधी चिपकन पट्टी को महसूस करती हुई हेमा जोशी सोच रही है, अगर वह पार्क स्ट्रीट से थिएटर रोड को जोड़ने वाली लाउडन स्ट्रीट पर निकल जाए तो क्या आज भी वही महसूस कर सकेगी जो कल तक किया करती थी। कल तक भी कोलकाता उसके लिए नया था, यहाँ तक कि कोलकाता का नामोच्चारण भी अच्छा भला कलकत्ता था, जिससे काफिया बिठाकर कविता लिखने में भी गजब सहूलियत थी। कलकत्ता, अलबत्ता, सत्ता, भत्ता, कुकुरमुत्ता। अब यह जो कोलकाता है तो नए सिरे से सब कुछ सोचना पड़ेगा। फिलहाल दिमाग की बैटरी एकदम डाउन। आह, यह चिलक चोट चस चस कर रही है। कल तक यहाँ नए साल की रौनक थी। रात भर आतिशबाजियां छोड़ी गईं। रेस्तरां के बाहर सांता क्लॉज ने टॉफियां बांटी। रेस्तरां के अंदर 11 बजे के बाद गरम आइटम पोल डांस हुआ और रात भर शहर सोया नहीं। जिन्हें नए साल का कोई महत्व नहीं पता था, वे भी दांत निपोरकर सारे दिन कहते घूमे, हैप्पी न्यू ईयर। शेक्सपियर सरणी की दुकानें अपनी विशिष्ट सज-धज के साथ रात भर खुली रहीं। हर दुकानदार ने अपने घर से ज्यादा दुकान को सजाया संवारा। चाय के अड्डे रात भर खुले रहे। समोसों की कड़ाही रात भर चढ़ी रही। बड़ा बाजार धर्मतल्ला के परिवार भी घूमने, रौनक देखने थिएटर रोड, पार्क स्ट्रीट पर मंडराते रहे। सबने अपनी तरह से जश्न मनाया, जिसकी जैसी जेब। कहीं लोगों की टोलियां सिर्फ झाल मूढ़ी खाकर मगन थीं, तो कहीं ताज बंगाल में 5 पैक के बाद भी त्रसित थीं। और तो और जिन्हें पहली को वेतन नहीं मिला, वे भी दफ्तर में खुश थे। मौसम उनके मंसूबों का साथ दे रहा था। उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा कर बेकर्स पॉइंट से बड़ा सा केक मंगवाकर मिल बांट कर खाया। अभी पिछले महीने अपनी नीली स्ट्रॉली लड़काते हुए हेमा जब दीदी के घर जा पहुंची थी, दीदी के विस्मय का ठिकाना नहीं था। अजब यह कि दीदी के दिमाग में एक भी अच्छा विचार नहीं आया, या विचार नहीं थे, आशंकाएं थीं। अचानक कैसे? खैरियत तो है? नौकरी चल रही है? कोई गड़बड़ तो नहीं है? फोन करने का शऊर अभी भी नहीं सीखा तूने? दिन के 4 बजे भी दीदी हाउस कोट में थी, पर मेकअप किया हुआ था। बाल भी चमक रहे थे। हेमा ने अपने बिखरे बालों पर हाथ फेरा। जब वह पानी का ग्लास लेकर बैठी, दीदी ने कहा, किस देहात से आ रही है तू? बाप रे, इतने कपड़े लाद रखे हैं, मोजे भी पहने हैं। यहाँ तो औरतें स्लीवलेस कपड़ों में घूमती हैं। हमारे यहाँ नवंबर से ही सर्दियां शुरू हो गईं। मैं बहुत जल्दी जुकाम पकड़ लेती हूँ। फिर भी कोई हद होती है। ज्यादा गर्म कपड़े लादने से शरीर बेडौल दिखाई देता है। तकलीफ हुई। 8 साल बाद मिली है बड़ी बहन। न सिर पर हाथ फेरा, न घपची में लिया। बस हुलिया को लेकर हुलिया टाइट कर दिया। अगर मैं यह कहूं कि तुम्हें देखने का मन किया तो यह झूठ होगा। लेकिन यह जरूर है कि मैं अपने शहर से ऊब कर यहां पहुंची हूं। हर साल मेरी छुट्टियां बर्बाद चली जाती हैं। कितनी छुट्टियां हैं? हेमा हंस दी, जवाब नहीं दिया। दीदी का फंसाव वह पहचान रही है। विज्ञापन जगत की सबसे व्यस्त मॉडल अब भूतपूर्व सुंदरी नहीं चाहती कि उसके पराभव में कोई उसे देखे। 4 महीने पहले तक वह 4 इंच ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर रैंप पर वो लचक कर चलती थी कि सारा हॉल सीटी मारता और सिसकारी लेता था। यूं तो वह 38 की हो चली थी। उसकी देह यष्टि अभी 18 से 28 वाली थी। मॉडलिंग की दुनिया में वह एक करिश्मे की तरह मानी जाती थी। देश से ज्यादा उसके कार्यक्रम विदेश में आयोजित होते। हेमा को अक्सर वह आधी रात में फोन खनखना देती। मैं हिथरो से बोल रही हूँ, यहाँ स्टेज शो में आई थी, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रही हूँ।
कभी हांगकांग से चित्रयुक्त कार्ड आ जाता तो कभी शारजाह से एसएमएस। हेमा दीदी की अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तता की अभ्यस्त हो चली थी। जब कुछ दिन कहीं से फोन न आता, हेमा समझ जाती कि दीदी आजकल कलकत्ते में है। यह जो अचानक उसे अभूतपूर्व से भूतपूर्व बनना पड़ा, इसमें न कोई युवा प्रतिद्वंदी जिम्मेदार थी, न कोई कुटिल प्रायोजक। इसमें उसका बेहद अपना, सपने जैसा सुंदर बाथरूम खलनायक था। एक दिन दीदी ने नहाने के बाद जैसे ही उठने की कोशिश की, उसका पैर साबुन की टिकिया पर पड़ा और वह सट्ट से फिसल गई। फ्रैक्चर, प्लास्टर और बिस्तर कैद में 6 हफ्ते बीते। जोड़ ठीक नहीं बैठा। 4 हफ्ते और बीते। 10 हफ्तों में दीदी की दुनिया लुट गई। नई नई लड़कियां आकर रैंप पर छा गईं। फोटोग्राफरों के एल्बम में नए चेहरे चिपक गए। प्रायोजकों ने उसे फोन पर सलाह दी, मिस बहार, आप बिल्कुल जल्दी न कीजिए, हमारा काम तो चल ही रहा है, आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए, आपने बहुत काम किया है, अब आपको आराम की जरूरत है। बहार हक्की बक्की रह गई। मॉडलिंग की दुनिया में आराम हराम है। यूं रुपए पैसे की खास किल्लत नहीं, पर एकदम ठुल्ली बैठना क्या उसे गवारा होगा। 3 महीने में उसके फिगर पर चर्बी की एक परत चढ़ गई। पहले के कपड़ों में घुसना नामुमकिन हो गया। उसने उबला खाना बनवाना शुरू कर दिया। कोई राहत नहीं। पुरानी सेविका दुलारी ने कहा, बेबी, खाने से नहीं, पानी से मोटा होता है देही। दीदी ने पानी पीना कम कर दिया। निर्जलीकरण की शिकार मरते मरते बची, पर वह अदा कि किसी सगे सौतेले को खबर नहीं लगने दी। वह तो दुर्घटना की तरह आ पहुंची छोटी बहन हेमा जोशी। हेमा का घर का नाम छोटी है। बहार चिढ़ती है, छोटी कहाँ है, 35 की हो गई। वह 3 साल पीछे अपने को देखती है। उसे रंग बिरंगा संसार दिखाई देता है। इतनी जल्द सूर्यास्त हो जाएगा उसने कब सोचा था। 2-4 दिन हेमा खूब उत्साह में रही। सुबह उठी, उई दीदी, इतने ठंडे कमरे में सोती हो, मेरी तो घिघी बंध गई। उछलकर दिखाया बहन को, वह देखो डाइनिंग रूम की दीवार पर कौवा, आज कोई आने वाला है। कौवे तो रोज आते हैं, एक नहीं कई कई, पर कौन आता है। अब यहां कोई नहीं आता। बहार की उसांस निकल गई। रविवार की सुबह टाइम्स पढ़ते समय भड़क गई बहार। क्यों छोटी, यह वैवाहिक विज्ञापन तूने दिया है क्या। हेमा सन्न। इतनी भेद की बात दीदी को पता चल जाएगी, कब सोचा था उसने। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मोबाइल नंबर तो तेरा ही है। क्या कोई और भी लड़की तेरा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करती है। मैंने तो नहीं दिया, पर ब्यौरे तो सब तुमसे मिलते हैं। 35 साल की सुंदर प्राध्यापिका, दिल्ली में कार्यरत वर, जाति बंधन नहीं, ईमेल पता भी तेरा ही है। अब और झूठ नहीं बोला जा रहा हेमा से। विज्ञापन देते समय उसने कब सोचा था कि दीदी इतनी फुर्सत में होगी कि वैवाहिक पृष्ठ को खुर्दबीन से पढ़ती होगी। क्या अपने लिए पढ़ती है दीदी। सैकत ने एक दिन कहा था, तुम सब भाई बहन बहार दीदी को अभिभावक बनाए दे रहे हो, अभी तो उनकी फर्स्ट क्लास शादी हो जाए। तुम लोग शादी के चौखटे से अलग रखकर लड़कियों के बारे में सोचते ही नहीं। हेमा ने वार किया। जब तस्वीर मुड़ने तुड़ने लगे और चौखटे के भी काबिल न रहे, तब की सोचना हेमा, सैकत ने कहा। क्या तभी से हेमा के अंदर अकुलाहट पैदा हुई। उसके आसपास सभी पुरुष विवाहित थे। सहेलियां भी एक एक कर विवाह के बाद साथ छोड़ती जा रही थी। नई आने वाली प्राध्यापिकाओं के बीच हेमा स्वयं को बहुत प्राचीन दिखाई देती। कुछ हफ्ते उसने शादी.com पर अपना बायोडेटा डाला। एक भी प्रस्ताव न आने पर वह परेशान हो गई। उसे लगा वह जिंदगी में ऐसे बस स्टॉप पर खड़ी है जहां अब बसें नहीं आती। टाइम्स में विज्ञापन उसके भग्न हृदय की हताश हुंकार थी। इसके लिए ही वह बहार के पास आई थी कि अगर कोई प्रस्ताव आ जाए तो मध्यस्थ की भूमिका बहन निभा दे। बहार ने पहले व्यंग और फिर विनोद से मामला निपटा देना चाहा। उम्र तो तुमने पहले ही लिख दी, कोई क्यों आना चाहेगा। और सब तो ठीक है, यह सुंदर शब्द कहां से आ गया। हेमा दुखी हो गई।
दिवंगत माता पिता पर गुस्सा आया, जो बिना अपना काम पूरा किए चटपट चले गए। जीवन में छोड़ गए उसके लिए एक बड़ी बहन, जो इतनी आत्मलिप्त रही कि उसके लिए हेमा जैसे है ही नहीं। उसे नहीं आना चाहिए था यहाँ। दीदी उसका मनोविज्ञान बिगाड़ती है। दीदी की निगाहों में वह बेडौल, बदसूरत, भैंगी और क्रैक है। 4 दिनों से ये 4 विशेषण सुन सुनकर हेमा को लग रहा है वाकई यही सही है। तंग आकर उसने कह दिया, दीदी, यह विज्ञापन तो मैंने तुम्हारी शादी के लिए दिया था। तुम्हें यह हक मैंने कब दिया? पापा मम्मी नहीं है, कोई तो सोचे तुम्हारे बारे में। फिर तुम कतार में आगे बढ़ो तो मेरा भी नंबर लगे। तुम्हें कोई आंखों का अंधा मिले तो कर लो, मुझसे उम्मीद मत रखना। और तुम? दीदी की आंखों में शरारत की सुनहरी चमक छा गई, जिनका एक और पैक बनाकर वह पुरानी यादों में खो गई। 2 साल पहले जब मैंने आबू धाबी में शो किया था, एक अमीर मेरे पीछे ही पड़ गया। जब मैंने ना नुकुर की तो बोला, अभी काजी को बुलाकर निकाह पढ़वा लें, फिर तो मेरी बेगम बनोगी। नशे में रहा होगा। बिल्कुल नहीं। तू क्या जानती है? तू मूर्ख है। मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने वालों में एक क्रिकेट खिलाड़ी, एक पंजाबी फिल्मों का हीरो और एक शेख रहा है। यादों के साथ दिक्कत यही है कि वे मौजूदा समय में हमें बहलाने के सिवा और कोई काम नहीं आती। हेमा ने बड़े तरस के साथ दीदी की तरफ देखा। अब यह 12 बजे तक पीती रहेगी, फिर खाने के नाम पर क्या करेगी और धुत सो जाएगी। जितनी देर पिएगी उतनी देर अपने प्रेम प्रसंगों और रैंप शो के किस्से सुनाएगी। सुबह उठकर नहा धोकर झूठ और पाखंड को फिर हेलमेट की तरह सिर पर रख लेगी। हेमा को लगता है उसकी बहन का विकास 17 साल के बाद रुक गया। शर्म आ जाती है जब वह अभी भी कपड़ों, श्रृंगार प्रसाधन और अंतर वस्त्रों पर ललकती है, जैसे किसी वयस्क मनुष्य के जीवन में विचार और सोच के लिए कोई जगह ही नहीं है। जितनी बार हेमा दीदी को कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाने की कोशिश करती है, वह उसे बिस्तर पर एक तरफ सरकाकर कभी अपने नाखून तराशने लगती है तो कभी लिप ग्लॉस लगाने लगती है। दीदी का अकेलापन देखती है हेमा। इतने बड़े शहर में उसका एक भी दोस्त नहीं जो बिना फोन, बिना सूचना धड़धड़ाता हुआ चला आए। कोई सगी सहेली नहीं जो उसकी शिथिल देह और मोच खाई टांग के बावजूद शाम 4 बजे चाय पीने, गप मारने चली आए। आखिर तो हम बहनें हैं, हेमा ने सोचा। संवाद का सिरा मैं ही पकड़ूं तो क्या? सुबह बात करूं या शाम? दुलारी ने कहा, सुबह में बेबी का माथा बहुत गर्म रहता है, ज्यादा बातचीत करना नहीं। शाम को ही ठीक रहेगा, हेमा ने सोचा। दिन भर दीदी अपनी देह की रगड़ाई, धुलाई और चमकाई में लगी रहती। शाम तक वह अपने को कमनीय बना लेती, जबकि हेमा सुबह साफ सुथरी लगती और शाम तक धीमे होते जाते बल्ब जैसी हो जाती। उस घर में शाम की शुरुआत उत्सव की तरह थी। फ्रिज के ऊपर रखी ट्रे में सभी क्रिस्टल ग्लास नैपकिन से रगड़ रगड़ कर चमकाए जाते। मिनी बार में वोदका, जिन और वाइन की बोतलें काउंटर पर रखी जाती। क्या पता कब कौन आ जाए। दुलारी छोटी प्यालियों में सलाद, नट्स और नमकीन सजा देती। दीदी टेलीविजन पर फैशन चैनल लगा देती और आवाज गुम कर देती। फिर वह अपनी व्याख्या शुरू कर देती। यह लड़की सुंदर नहीं है, वह तो एकदम बेकार है। इसके बाल नकली हैं, इसके फिगर में सिलिकॉन भरा है। हेमा के मुंह से निकल पड़ा, दीदी कभी तो देह से हटकर सोचा करो। क्यों क्यों सोचूं? देह से अलग स्त्री कुछ नहीं है। तू ज्यादा वैदेही बनेगी तो तेरे पास भी कोई नहीं भटकेगा। मेरी फिक्र छोड़ दो दीदी। तुम्हें देखने के बाद मुझे लग रहा है अपनी फिक्र मुझे आप करनी होगी। अपनी सोचो, 10 साल बाद जब शरीर झुर्राने लगेगा तब क्या करोगी? कैसे झुर्राएगा? मैं इसे बादाम के तेल में डुबो कर रखूंगी। 4 घंटे योगाभ्यास करूंगी। खाने के नाम पर सिर्फ सलाद खाऊंगी। उम्र का क्या करोगी? कैसे पता लगेगी उम्र? मैंने अपनी जन्म पत्री, हाई स्कूल सर्टिफिकेट सब फाड़ फेंके हैं। बस एक तू महारानी अपनी उम्र का सही मैनेजमेंट करे तो मैं अभी 10 बरस 28 की बनी रहूं। वह क्या है दीदी?
सर्विस बुक से लेकर हर जगह दर्ज है मेरी सही उम्र। दीदी के चेहरे पर शैतान की शरारत और चमक उभरी। उसने जिन का एक और पैक बनाकर कहा, ऐसा कर, तू मेरी बड़ी बहन बन जा। यह बात मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है, मैंने कहा और कहती गई। मैं तुमसे यह कहना चाहती थी कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, अब तक जो जीवन तुमने जिया वह दिशाहीन था। ऐसे में हम आज से शुरू करते हैं अपना सार्थक जीवन। इस जीवन में न्यूनतम सामान हो, थोड़ी सी जरूरतें हो, दो चार पक्के दोस्त हों, एक शेल्फ भर किताबें हो, कोने में एक मेज हो जिस पर कागज और कलम हो। ऐसी बोर जिंदगी तुम्हें मुबारक, मेरे लिए तो वह सजा है। दीदी ने मेरी बात को व्यर्थ करते हुए कहा। यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। जैसी लाचारी में हेमा ने अपनी बात मुलतवी कर दी। बाएं वक्ष पर टीस हो रही थी। दीदी को बताने का कोई लाभ नहीं था। वह हंसी उड़ाती या उसके दर्द की धज्जियां। हेमा ने घुमा फिराकर पूछा, तुम्हारा फैमिली डॉक्टर कौन है? जब मेरी फैमिली नहीं है तो फैमिली डॉक्टर कैसे हो सकता है? कोई पर्सनल डॉक्टर? क्या बात है, तुझे पीरियड्स तो वक्त पर आ रहे हैं ना? हाँ, उसकी कोई समस्या नहीं है। कोई लेडी डॉक्टर बता ना। फंस गई ना तू भी। कितने हफ्ते ऊपर हुई है? शादी करेगा या अबॉर्शन के 5,000 देकर छुट्टी करेगा? दीदी की आवाज में चुनौती, व्यंग और विनोद तीनों था। कुछ नहीं, पेट दर्द रहता है इसीलिए। तो फिजिशियन को दिखाओ। लेडी डॉक्टर जैसी बीमारी कहाँ है तुम्हें? अंदर उबलते गुस्से से हेमा खलबला उठी। अपने तमाम आधुनिक सोच विचार के बावजूद मन में संकोच बैठा हुआ था कि अंतरंग का अनावरण पुरुष डॉक्टर के सामने कैसे करे। चोट किसी बाहरी अंग पर होती तो वह किसी के भी दवाखाने में जाकर उपचार करवा लेती। यह तो अंतर्वस्त्र उतार कर दिखाने वाली चोट थी। मन में और भी कई ऊहापोह थे। क्या डॉक्टर विश्वास करेगा कि यह परिंदे का दिया हुआ आघात है? क्या भरोसा वह इसे दरिंदे की करतूत समझे। जब वह उसे बताएगी कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वह तो मगन मन नहा रही थी। उसके चेहरे पर साबुन लगा था, आंखें बंद थीं। पता नहीं चला कब वह कौवा खिड़की के रास्ते अंदर घुस आया और सीधे वक्ष पर हमला बोल दिया। उफ, उसके पंजे की खरखरी पकड़ अभी तक जहन में मौजूद है। वह यह भी नहीं कह सकती कि घाव और खरोंचे सिर्फ पंजों की हैं या चोंच की भी। साबुन लगी आंखें खोलते न खोलते कौवा तो फड़फड़ा कर उड़ गया, उसे चीखता छोड़कर। बाएं उरोज की त्वचा जैसे चिथड़ा हो गई। कुछ देर को तो बस अंग प्रत्यंग कांपता रहा। हेमा हाथ वक्ष पर दबाकर रोती रही, सिसकारी भरती रही। भय और नफरत ने कुछ देर को अपंग कर दिया। शी, इतनी गंदी घटना, वह भी मेरे साथ। हेमा को यही लगता रहा। कांपते हाथों से उसने बाथरूम के कैबिनेट से सेवलॉन की शीशी निकाली और काफी सा एंटीसेप्टिक चोट पर उड़ेल लिया। कुछ देर तक वह इसी काम में लगी रही। एक बार घाव पर पानी डालती, दूसरी बार एंटीसेप्टिक। दर्द से चेहरा विवर्ण हो आया। किसी तरह उसने शरीर पर ड्रेसिंग गाउन लपेटा और बाहर आई। कमरे में दीदी टेबल लैंप जलाकर अपने नाखून रंग रही थीं। उसने हेमा की तरफ देखा ही नहीं। जब उसने बिसूरते हुए कहा, दीदी, बाहर बोली, डिस्टर्ब मत कर, एक कोट और लगाना पड़ जाएगा। हेमा अंदर के कमरे में लेट गई। आंखें घुमाकर देखा, सब खिड़कियां बंद थीं। उसने धीरे से ड्रेसिंग गाउन का हिस्सा हटाकर देखा। रक्तस्राव बंद हो चुका था, किंतु चोट पर अंतर्वस्त्र किसी भी तरह नहीं पहने जा सकते थे। हेमा ने तय किया कि वह बाहर को इस हादसे के बारे में कुछ नहीं बताएगी। अव्वल तो उसकी जानने में दिलचस्पी ही न होगी। दूसरे अगर सुन भी लिया तो वह इस बात पर उसकी हंसी उड़ाएगी कि वह खिड़की खोलकर क्यों न आई। हेमा अभी से दीदी की प्रतिक्रिया अपने कानों से सुन सकती है। जब पता है बाथरूम की खिड़की पार्क में खुलती है, पार्क में बड़े बड़े पेड़ हैं, सारे दिन बाथरूम में उड़ उड़कर सूखे पत्ते आते रहते हैं। वह तो रोशनदान नहीं है, इसलिए थोड़ी देर खिड़की खुली रखनी होती है। मैं तो नहाते समय खिड़की बंद रखती हूँ। वह अक्ल छांटेगी और डांटेगी। वह झुककर हेमा को घपची में भरकर यह नहीं पूछेगी
प्यारी मुन्नी, बता तो क्या हो गया, कहाँ लगी है चोट? ला मैं दवा लगा दूं। हेमा का मन यकाएक उखड़ गया। कलकत्ते के इस पते ठिकाने पर जहां कोई अपनापन नहीं, जहां सगे भी सौतेले बने हुए हैं, वह क्या करने आई हुई है? अगर वह धर्मशाला में ठहरी होती और किसी अनजान अपरिचित से सहायता मांगती तो उसे ज्यादा सहारा मिल जाता। इससे अच्छी तो उसकी दिल्ली है, जहां खिड़की के रास्ते चोर भले आ जाए, परिंदे नहीं आते। उसे लगा बेगाने घर के कौवे कोयल भी बेगाने होते हैं, दुश्मन पंछी। उसने तय कर लिया, वापस जाना है आज ही, अपने शहर, अपने जीवन और जंजाल संजाल के शहर। वहीं वह डॉक्टर के पास जाएगी, वहीं अपनी छुट्टी के शेष दिन बिताएगी। किराए का सही, वहां उसका अपना घर है, अपनी नौकरी, अपना संसार। यह शहर उसके लिए बस स्मृति बन जाएगा, छाती में उठी चिलक की तरह। शेष जीवन जब भी उसे कहीं कौवे दिखेंगे, कोलकाता याद आएगा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।